स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स मैं हूं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 4 जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी यहाँ पे स्टूडेंट्स हम प्राप्त करेंगे। तो पहले भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रस्तावना देखते हैं। भारत के निवास के दौरान अंग्रेज जो थे वो भारत के राजनीतिक परिस्थितियों में अवगत हुए, यानी उससे मतलब यहाँ पे उनको मालूम पड़ गया। ठीक है, भारत की राजनीतिक परिस्थितियां। भारत में राजनीतिक खटपटों और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1757 में बंगाल में पर्दापण करके 1857 के संग्राम के बाद 100 वर्ष तक अपने शासनकाल के दौरान भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो ये स्टूडेंट्स ये भारत के अंदर जो यहाँ पे कह सकते हैं खटपट यानी जो हिंदू मुस्लिम था उस समय का जो अंदर यानी जो आंतरिक जो प्रॉब्लम थी भारत की, उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब फायदा उठाया। लगभग 1757 से लेकर 1857 तक 100 साल तक अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दौरान भारत ने यहाँ पे भारत पर अपना आधिपत्य यानी अपना हक उन लोगों ने जमाया। अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए देश में धीरे धीरे मजबूत प्रशासनिक ढांचे का विकास किया, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, हर जगह अपनी अपनी कोठियां स्थापित की। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे के द्वारा देश में समान कानून, समान प्रशासनिक व्यवस्था और ब्रिटिश प्रणाली का अनुसार यानी ब्रिटिश की जो उसकी जो प्रणालिका थी उसके अनुसार न्यायतंत्र लागू किया, यानी कह सकते हैं ये कोर्ट वगैरह, जुडिशरी वगैरह। फिर भी भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इंग्लैंड के लिए अधिक लाभदायक कानून और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, यानी वहाँ के लोगों के लिए कुछ और रूल, अगर कोई वो हिंदुस्तानी अगर कुछ गलत काम करे तो उसके लिए और सख्त कानून बनाया, जबकि अंग्रेज कोई करे तो उसके लिए कानून एकदम नॉर्मल। अंग्रेज ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाया और भारत का सबसे अधिक आर्थिक शोषण किया, यानी स्टूडेंट्स कह सकते हैं अंग्रेज ने भारत को हर तरीके से यानी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर बनाया, उसका शोषण किया। उसके बाद 1857 का संग्राम, इसके बारे में स्टूडेंट हम पढ़ते हैं। भारत में 1857 का संग्राम के लिए राजनीतिक असंतोष, आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिकरण, परिबल, सैनिक कारण, तत्कालिक कारण जिसमें एनफील्ड राइफल को सेना में दाखिल करने की नीति उत्तरदायी थी। यानी 1857 का संग्राम के उत्तरदायी क्या था वो यहाँ पे देखा हमने, एनफील्ड राइफल को सेना में दाखिल करने की उत्तरदायी यहाँ पे माना गया। संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। इस संग्राम में नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर आदि संग्राम में शामिल थे। 1857 के संग्राम में अनेक परिणाम प्रभाव खड़े हुए, जिनमें भारत ने अपनी कंपनी का अंत और कह सकते हैं और ब्रिटिश राज के शासन की शुरुआत यानी विक्टोरिया की घोषणा, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक नीति में परिवर्तन आदि का समावेश कहा जा सकता है। 1857 का संग्राम निष्फल जाने के कारण उसका निर्धारित समय जो था वो पहले शुरू होना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, अपर्याप्त और पुराने शस्त्र संग्रामकारियों में राष्ट्रीय भावना की उपेक्षा, निजी स्वार्थ की प्रधानता, योग्य और संगठित नेतृत्व का अभाव जैसे कारण उत्तरदायी थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ये पैराग्राफ के अंदर ये है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो निष्फल होने का कारण क्या था। वो कारण यहाँ पे हमें इतने को पूरा 3 पॉइंट देखने को मिला, जिनकी विस्तृत जानकारी जो है वो पिछले कक्षा में आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना थी बंगबंध आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1905 के साथ साथ बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों की कूटनीति के परिणाम स्वरूप फूट डालो और राज करो, यानी क्या, हिंदू मुस्लिम यानी इनको जातिवाद में ही लड़ाते रहो और राज करो की नीति के कारण बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को गति प्राप्त हुई। उस समय ब्रिटिश शासन के दरमियान बंगाल जो था वो सबसे बड़ा प्रांत था। ठीक है, उसके बाद आके देखते हैं आज का बंगाल जो है बिहार उड़ीसा का समावेश होता है, यानी बिहार उड़ीसा ये जो था ये पूरा राज्य जो था ये पूरा पहले बंगाल के अंदर था, बाद में इसे कह सकते हैं यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में विभाजित कर दिया गया। भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बंगाल की राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। राष्ट्रीय आंदोलन को वेग और विचार बंगाल से ही मिलता था, यानी जो भी राष्ट्रीय आंदोलन थे उसको वेग और विचार जो थे वो कह सकते हैं यहाँ पे बंगाल से ही मिलते थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन और बंग आंदोलन। साथ ही 1857 के संग्राम में हिंदू मुस्लिम के साथ एक साथ अंग्रेज के विरुद्ध लड़े थे, इसलिए फूट डालो और राज करो नीति अंग्रेज की कूटनीति को द्वारा कौमवाद को प्रोत्साहन करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। यानी वहाँ पे बंगाल में
उस समय मुस्लिम की आबादी ज़्यादा थी, तो मुस्लिम हिंदू इन सबको विभाजन कर दिया। जैसे हिंदू लोग कुछ बिहार आ गए, उड़ीसा वाले थे कुछ वो उड़ीसा चले गए, तो इस तरह उस समय बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया। वॉइस रॉय कर्जन 1899 से 1905 के द्वारा उसने मतलब यहाँ पे सत्ता की। तो विशाल बंगाल प्रांत में प्रशासनिक कार्य क्षमता लाने के बहाने पूर्व बंगाल और पश्चिमी बंगाल को दो भाग में विभाजित कर दिया। यानी किस तरह विभाजित किया कि हम बंगाल को यहाँ पे कह सकते हैं कार्य क्षमता उसके लाने के लिए, इसके बहाने मतलब उसे और डेवलप करेंगे, इसलिए उसने दो भाग में विभाजित कर दिया, जिससे उसको मतलब डेवलप आसानी से किया जा सके। बंगाल के विभाजन का उग्र विरोध जो है वो शुरू हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन लागू किया गया। उस दिन पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में बनाया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को। उस दिन को सभी विदेशी माल के बहिष्कार का आंदोलन, स्वदेशी माल के उपयोग को प्रोत्साहन का ऐलान भी यहाँ पे किया गया। केवल बंगाली ही नहीं बल्कि भारत के अन्य लोग भी मानने लगे थे कि हिंदू में राष्ट्रवाद का ज्वर कैसे जोर शोर से शुरू हुआ है और उसे रोकने के लिए ये विभाजन किया गया, यानी हिंदू राष्ट्रवाद यानी हिंदू राज्य हम बनाएंगे ऐसा। उस दिन समग्र बंगाल में हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर संगठन शक्ति का प्रदर्शन किया। मतलब उस दिन क्या किया, हिंदू और मुसलमान दोनों ने दूसरे को राखी बांधकर यहाँ पे अपने भाईचारे की भावना को बताया। इस आंदोलन के तीनों महत्वपूर्ण लक्षण थे, जिसमें पहला स्वदेशी क्या करना, अपनाना, और उसके बाद विदेशी माल का बहिष्कार करना, और तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना यानी अंग्रेजी शिक्षा को ना अपनाना। स्वदेशी आंदोलन में भारत को खूब लाभ हुए, जबकि विदेशी माल का बहिष्कार और परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को झटका भी लगने लगा। मैनचेस्टर से आने वाले कपड़े बंद हो गए, इंग्लैंड में आयात किए जाने वाले सिगरेट, तंबाकू, चीनी आदि का आयात भी घट गया और भारत में बने कपड़े की बिक्री जो थी वो बढ़ गई। स्वदेशी माल के बहाने कारखाने शुरू हुए और बंगाल के अतिरिक्त हिंद के अन्य प्रदेश जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास आदि प्रांतों में भी संघर्ष का प्रभाव पड़ा। गुजरात में स्वदेशी की लड़ाई की गूंज सुनाई दी। इसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट और जबरदस्त गूंज सुनाई पड़ी और पार्लियामेंट को पुनः विचार करके 6 वर्ष के बाद 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। हिंदवासियों के संगठन शक्ति की यह स्मरणीय विजय थी। अंग्रेज शासन के विरुद्ध जागृत हुई नई चेतना यह उल्लेखनीय विजय थी उन सभी भारतीयों के लिए। उसके बाद मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में की गई। अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिम के बीच वेमनरस्य यानी खड़ा करना चाहते थे। तत्कालिक वाइसरॉय मिंटो और भारतीय मंत्री मार्ले के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रवाद को कुचल डालने की योजना बनाई और राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बढ़ गई। तब अंग्रेजों ने उच्च मार्ग के मुस्लिमों के यहाँ पे तरफदारी करनी शुरू कर दी। मतलब जो उस समय पैसे वाले थे, और उसमें जाहिर सी बात है जो मुसलमान थे वो बहुत कह सकते हैं पैसे वाले थे, राजा महाराजा से थे। अलग मताधिकार और अलग अलग मापदंड मंडलों की मांग करने के लिए मुस्लिम के एक समूह को समझाने में अंग्रेज सफल रहे। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। इस संस्था की स्थापना से मुस्लिम के धार्मिक प्रधान आगा खां, ढाका का नवाब समीउल्लाह खां, वाइसरॉय मिंटो और उसका निजी मंत्री डनलॉप स्मिथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुस्लिम कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न रहे, इसलिए कांग्रेस अधिवेशन के दिन मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता है। इस तरह से अलग प्रतिनिधित्व की मांग मुस्लिम की नहीं परंतु अंग्रेज की नीति की सोच थी। मिंटो ने ही मुस्लिम के सहयोगी बनाने की शुरुआत की, इसलिए मिंटो को कई लेखक मुस्लिम कौमवाद का पिता भी कहते हैं, यानी मुस्लिम जो लेखक हैं उसे वो मुस्लिम कौमवाद का पिता भी कहते हैं। वहीं एक इतिहासकार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि पाकिस्तान का सच्चा निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना और रहमतुल्लाह नहीं बल्कि मिंटो ही था। तभी तो हिंदू मुसलमान संघर्ष बढ़ा और अंत में हिंद के विभाजन में परिणमित, यानी कह सकते हैं विभाजन भारत का हो गया। उग्र क्रांतिकारी आंदोलन का उदय और विकास। भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत वसुदेव बलवंत फड़के ने की थी। उसके बाद छापेकर बंधुओं दामोदर चाफेकर यानी बालकृष्ण चाफेकर, वीर सावरकर, उसके बाद बद्रीनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, उसके बाद बुलकेश्वर दत्त, रोशन सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने राष्ट्र की ज्योति यानी उजाला जो था उसे प्रज्वलित किया। शास्त्र बनाने से लेकर अपने उपयोग का प्रशिक्षण युक्त युवकों ने अंग्रेज की नींद को हराम कर डाली। उग्र क्रांतिकारी आंदोलन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वसुदेव बलवंत फड़के जिसने क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत की। क्रांतिकारी आंदोलन हिंद में उदित होकर
देश विदेश में फैला। उसकी पूर्व भूमिका में बंगाल का विभाजन रद्द कराने के लिए आंदोलन, सूरत के कांग्रेस अधिवेशन, 1907 में हुए गरम नरम दल जैसे दो भाग में विभाजन और कांग्रेस की मात्र प्रस्तावना विनती का प्रबल विरोध जैसी परिस्थितियां लाल बाल पाल की, यहाँ पे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इन सारों से यहाँ पे नाम दिए गए। और त्रिपुटी के गरम दल की नीति अपनाकर भारतीय युवा कार्यकर्ताओं ने नई चेतना जगाई। किसने? लाल बाल पाल। ये सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है इस शॉर्ट नेम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ढीली डाली नीति को एक जोरदार नया मोड़ इन लोगों ने दिया। तो स्टूडेंट्स ये भी सारे क्या क्रांतिकारी खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, तो ये सारे हमारे क्रांतिकारी हैं। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप इस फिगर में देख रहे हैं, सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, उसके बाद रोशन सिंह, ये सारे भारत के जो हैं वो कह सकते हैं क्रांतिकारी हैं। और इन्हें क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में बहुत दम कर दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उग्र भाषा में घोषित किया और स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हमें प्राप्त करके रहेंगे, जो आज़ादी के क्रांतिकारी के लिए मंत्र बन गया। तब भारत में नवयुवकों के एक वर्ग में विदेशी शासन की गुलामी से आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। उग्र क्रांतिकारी लड़ाई के सिपाही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बलिदान होने के लिए तत्पर थे। वे प्राण भी दे सकते थे। आज़ादी की प्राप्ति के बाद दूसरों का प्राण चाहे वो ले भी सकते थे आज़ादी की प्राप्ति के लिए। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मद्रास प्रांत, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति बहुत फैली थी। उन प्रवृत्तियों में मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, उसके बाद अनुशीलन समिति, अंजुमन ए मोहल्ला ने वतन, उसके बाद इंडियन पेट्रियट्स एसोसिएशन, बाद में भारत माता आदि संस्थाएं स्थापित करके क्रांतिकारी प्रवृत्ति को अधिक गति प्राप्त हुई। प्रथम दौर में संध्या, युगांतर, नवशक्ति और वंदे मातरम, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने सतत बल प्राप्त किया। उसके बाद अलीपुर हत्याकांड में 34 क्रांतिकारियों पर केस चलाया गया, जबकि हावड़ा हत्याकांड तथा ढाका हत्याकांड के अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तारी की गई। दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंककर हत्या करने का प्रयास। 13 नवंबर 1909 को अहमदाबाद के रायपुर दरवाजा के बाहर वायसराय मिंटो पर फेंका गया बम आदि घटना दृष्टांत के रूप में दी जा सकती है। दूसरी ओर 1920 से लेकर 1942 तक यानी 22 साल तक ककोरी लूट केस, लाहौर हत्याकांड और केंद्रीय धारासभ्य दिल्ली में बम फेंकने की घटनाएं घटी। इन सभी प्रवृत्तियों में सहभागी क्रांतिकारियों के विषय में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके, यानी जो क्रांतिकारी थे वो किसी न किसी तरह अंग्रेजों के नाक में दम करके रखे थे, परेशान उन्हें करते थे ताकि वो जल्दी छोड़ के यहाँ से भारत छोड़ के भाग जाएं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है गुजरात के उग्र क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, यानी गुजरात के, तो देखते हैं यहाँ पे गुजरात में सशस्त्र क्रांति की भूमिका तैयार करने वाले सर्वप्रथम नेता श्री अरविंद घोष थे। यानी गुजरात में सशस्त्र क्रांति की भूमिका तैयार करने वाले सर्वप्रथम नेता कौन थे? अरविंद घोष थे, परंतु वे पर्दे के पीछे थे। अरविंद घोष के भाई बरिद्र घोष हमेशा आगे रहते थे। जो 1902 में यानी बरिद्र कुमार गुजरात आए और दक्षिण भारत को रौंद डाला। यहाँ उन्हें छोटू भाई और अंबू भाई पुरानी जैसे सशक्त साथी मिले। नर्मदा के किनारे उसके बाद साकरिया स्वामी भी मिले। ये स्वामी 1857 के संग्राम के साथ सांझी यानी झांसी की रानी के साथ भी थे। उसके बाद बारिद्र कुमार ने वडोदरा, उसके बाद चरोतर यानी खेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा, ऐसे हर एक जगह मध्यम वर्ग के युवकों को क्रांति के रंग में रंगा। और इस संदर्भ में अहमदाबाद, रायपुर दरवाजा, वायसराय मिंटो की बग्घी पर बम डालने की क्रांतिकारी घटना थी। तो यानी यही अहमदाबाद में डाली गई थी, जिसके कह सकते क्रांतिकारी आंदोलन के सर्वप्रथम नेता यहाँ पे कौन थी भूमिका तैयार करने वाले? तो अरविंद घोष, जो पर्दे के पीछे थे। सारा काम आगे कौन था? तो बारिद्र घोष। उसके बाद अरविंद घोष भवानी मंदिर नामक पुस्तक में क्रांति की योजना को चित्रित किया। उसका गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया गया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण सामयिक में उन्हें छपवाया। इसके अतिरिक्त क्रांति योजना का विचार फैलाने के लिए देश, वनस्पति दवाइयाँ, नहाने के साबुन बनाने के तरीके, कसरत, गुलाब की कहानियाँ, उसके बाद कानून का संग्रह आदि शीर्षक वाली पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई, जिससे अंग्रेजों को पता नहीं चले। इन पुस्तिकाओं में हम बम डालने के तरीके भी थे। उसके बाद चंदोद करनाली के पास गंगनाथ विद्यालय,
की स्थापना की गई, जिसमें गुप्त रूप से क्रांतिकारी प्रवृत्तियां भी चलती थी। गुजरात के अनेक युवक भी क्रांतिकारी प्रवृत्ति में शामिल हुए। सरकार ने उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए, परंतु संघर्ष नहीं रुका। अंत में सरकार को भी लगा कि मात्र दमन चक्र से शासन नहीं चलेगा। विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, यानी विदेशों में जो रहते थे विदेशों में लोग, उनकी क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में अंग्रेज के शासन को मुक्ति दिलाने के लिए विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गए। भारत में शुरू हुए उग्र क्रांतिकारी प्रवृत्तियां भारत के बाहर यहाँ पे कह सकते हैं बाहर डेट इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रूस आदि देशों तक फैली, क्योंकि वहां पे भी भारत के लोग रहते थे। विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां और सक्रिय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला लाजपत, लाला हरदयाल, उसके बाद उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम बिकाई जी कामा, सरदार राणा, मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर मधुरा सिंह, खुदा बख्श जैसे क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां, विदेश में होने वाली क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के द्वारा भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्ति को गति मिलती थी। इंग्लैंड के गुप्त रूप से रसोइयों के विस्तार में पिस्तौल शस्त्र भारत भेजते। क्रांतिकारियों की आलोचना करने के लिए अंग्रेज विलियम वाइली के मदन लाल ढींगरा ने हत्या की। 1907 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की संस्था की स्थापना की गई, जिसके बाद में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी नाम रखा। 4 भाषाओं में गदर साप्ताहिक शुरू किया गया। इस प्रवृत्ति में तारकनाथ दास और कतार सिंह भी शामिल हुए। जर्मनी में चंपक रमन पिल्लई ने हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की रचना करके इराक को मुख्यालय बनाया। वहां से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। 1907 में जर्मन के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में सर्वप्रथम मैडम कामा ने तैयार किया हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काम चलाओ स्वतंत्र सरकार की रचना की गई, जिसमें बरकतुल्ला, उसके बाद अबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह और डॉक्टर ठाकुर मथुरा सिंह आदि थे। इस प्रकार के रूस इराकी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रूस, इराकी और आदि जैसे यहाँ पे सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। तुर्की के प्रधान अनवर पाशा और गवर्नर को भी मिले। रेशमी रुमाल पर लिखे गालिबनामा षड्यंत्र सभी मुस्लिमों ने एकत्रित संगठित होकर ईसाइयों के विरुद्ध जंग शुरू किया और पकड़े गए। राजा महेंद्र प्रताप ने हस्ताक्षर वाले सोने की पट्टी के रूस के जार के पास भेजी, जिसमें जार को इंग्लैंड के साथ संबंध तोड़ डालने के लिए कहा गया था। रूस के यहाँ पे कह सकते हैं टोटरस्की ने भी भारत के क्रांतिकारी जो वीर थे वो सभी तरह की सहायता देने का वचन दिया था। वर्मा में सोहन लाल पाठक और सिंगापुर में परमानंद ने क्रांतिकारी प्रवृत्ति की। इसके अतिरिक्त कमा गाटा मारू और उसके बाद तोसा मारू स्टीमरों की घटना से क्रांतिकारियों को विदेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जागृत करने में प्रेरणा प्राप्त हुई। भारत के राष्ट्रीय और उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में देशभक्ति से भरे 18 से 24 वर्ष के आयु के युवक भी थे, और जो मौत को मिट्टी में लेकर कोई भी साहस और रोमांचक कार्य करने में पूरा करते थे, ना डरते बिल्कुल भी नहीं थे। पकड़ जाने पर हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम का गगनभेदी नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ जाते, और इस तरह से मातृभूमि की आजादी के उत्तम धैर्य के लिए वीर गति को प्राप्त करते। उन्होंने ऊंची देशभक्ति, त्याग और बलिदान दिया, और वे युवक पीढ़ी को सदियों तक के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ चैप्टर 4 का पार्ट 1 था। आगे का जो बचे हुए चैप्टर जो है, मतलब इसी के अंदर बचा हुआ जो है वो पार्ट, वो हम इसके पार्ट 2 के अंदर देखेंगे चैप्टर 4 के। तब तक स्टूडेंट्स तनवीर सर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।